नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह जो सीरीज है आपके वीडियो के री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पार्ट 1 है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो ये सभी जो प्रश्न आपके हैं वीडियो एग्जाम 2023 जो आपका होने वाला है हाल ही में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, इसका अर्थ पूछा गया, इसका मीनिंग पूछा गया है, क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ जो निजी क्षेत्र है वह भी मिलकर कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तथा हमारा जो देश है, हमारा प्यारा भारत जो है, यह हमारे यहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो हमारे यहाँ जो है मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था हमारी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आपके पास 3 से लेकर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दे दिया जाएगा, राज्य अर्थव्यवस्था दे दिया जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था दे दिया जाएगा। तो इनमें से आपको सही आंसर का चयन करना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचवर्षीय योजनाओं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज का यह जो वीडियो है इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो सीधे तौर पर आपके पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया था, तो आप याद रखिएगा 15। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है यह कब से कब तक चलाई गई थी, तो 1992 से 1997 तक जो है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है, प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही है। तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है यानी कि द्वितीयक क्षेत्र होता है, और तीसरा आपका टर्सरी सेक्टर यानी कि आपका सेवाओं का क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। तो इनमें से किसकी बात हो रही है, प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही है। तो जो हमारे प्राइमरी सेक्टर होते हैं, जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, इनके अंतर्गत जो है कृषि कार्य आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है। इसके अंतर्गत उत्खनन के कार्य हो गए। ये सभी इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी गतिविधियां होती हैं जिनसे जो है कच्चा माल प्राप्त होता है, उन सभी गतिविधियों को जो है हम प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को मतलब अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत जो है औद्योगिक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, जितने भी इंडस्ट्रियल गतिविधियां होती हैं, जितने भी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, उनको जो है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी कच्चे तौर पर माल प्राप्त किए जाते हैं उनका जो उपयोग है कहाँ पर किया जाता है, तो उनका जो उपयोग है आपके द्वितीयक क्षेत्र में यानी कि उद्योगों में किया जाता है। और यहाँ पे औद्योगिक जहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पे जो है विनिर्माण का कार्य किया जाता है। इन्हीं कच्चे मालों का जो है विनिर्माण जो है उनको जो है प्रोडक्ट के तौर पर जो है बनाया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि औद्योगिक गतिविधियों में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं उनको हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, तथा द्वितीयक क्षेत्र में जो है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे डिटेल में लिखी गई हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें आपके सामने एक ही जगह पर लिखी गई हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो योगदान दे रहा है वो दे रहा है टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र की, जिसको हम जो है सेवाओं का क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सेवाओं के अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका बैंकिंग सेवा, बीमा हो गई, चिकित्सा यानी कि मेडिकल हो गया, एजुकेशन यानी कि शिक्षा हो गया, टूरिज्म यानी कि पर्यटन हो गया, संचार यानी कि कम्युनिकेशन हो गया, रिटेल, ये सभी इंपॉर्टेंट जो सेवाओं के क्षेत्र हैं इनका जो योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में वर्तमान में सबसे ज़्यादा है। तो आप याद रखिएगा, सेवाओं का क्षेत्र जिसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, इसका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है। इंडियन इकोनॉमी की इसमें से कौन सी अर्थव्यवस्था नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मैंने पहले ही प्रश्न में आपको बताया था कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। तो यह भी आपका कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद तीसरा कथन क्या दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद चौथा कथन क्या दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय उच्च है यानी कि हाई है। तो यह कथन आपका गलत दिया गया, यहाँ पे उच्च आय नहीं बल्कि क्या होगा, यहाँ पे निम्न आय है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति निम्न आय देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पे मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है, तो किस अर्थशास्त्री ने इसको विकसित किया था। तो आप याद रखिएगा, महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, महबूब उल हक के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव विकास सूचकांक को किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक का जो प्रकाशन है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, कौन सा संगठन करता है, तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूएनडीपी। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की संकल्पना किस देश ने दी थी। तो आप याद रखिएगा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की जो संकल्पना है भूटान के द्वारा 1970 के दशक में दी गई थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूटान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का संबंध जो है हेराल्ड डोमर मॉडल से था। अब यहाँ पे आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं के मिलेंगे, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा सारे ही आपके वीडियो की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका संबंध हेराल्ड डोमर मॉडल से था। तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, आप याद रखिएगा, हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका संबंध था हेराल्ड डोमर मॉडल से, तथा यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक चली थी, 1951 से 56 तक। ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है, 1951 से लेकर 1956 तक चली थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी। किसको उच्च प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में, तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत जो है कुछ इंपॉर्टेंट सिंचाई परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी जो शुरुआत है
पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई थी। की पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट बन सकते थे पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, उनको हमने कवर कर लिया है, इनको आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम मोटे तौर पे बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था यह 1956 से लेके 1961 तक चला था। तो ये डेट आप वर्ष आप याद रखिएगा। तथा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था यह किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है उद्योगों को आप याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और इसके अंतर्गत जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भिलाई में, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना भी की गई थी। इनको भी आप याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इन दोनों के बारे में मैंने जो भी आपको की पॉइंट बताए हैं कम से कम उनको आप अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना काल में 2 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ यानी कि 2 इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए थे? तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए थे 2, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इसका समय काल कब से कब तक था? तो आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी यह 1961 से 1966 तक चली थी। इसमें जो है 3 इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए थे, इंडिया और चाइना के मध्य 1962 में, और इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जो है 1965 में। तो 2 इंपॉर्टेंट जो लड़ाइयाँ हैं इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लड़ी गई थी। इसी कारण से यह जो योजना थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी योजना है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही थी, तो वह पंचवर्षीय योजना थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका कारण क्या था कि इसके समय काल में 2 इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए थे और इसी के समय काल में ही इंडिया में सूखा भी पड़ा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। लड़ाइयाँ भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। अगला प्रश्न है, पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो आप याद रखिएगा, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छठी पंचवर्षीय योजना। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसका समय काल था 1980 से 85 के मध्य, तथा इसमें गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर इस पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड की यहाँ पे बात हो रही है। तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड था आपका ऑपरेशन फ्लड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसको कहा जाता है? भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली हम किसको कहते हैं? तो पंतनगर को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पंतनगर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग की जो स्थापना है 15 मार्च 1950 को की गई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है नई दिल्ली में की गई थी। आप इसे याद रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कई जगह पर लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी नई दिल्ली में योजना आयोग की। प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता था।
जवाहरलाल नेहरू जो है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता था तथा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? यहाँ पे विश्व में हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इनको किस वर्ष में वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज दिया गया था? तो 1970 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1970। अगला प्रश्न है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ल्ड में विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया है, MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति डैश खाली स्थान के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत थी वो गेहूं की, आप याद देखिएगा, गेहूं के बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों के लिए जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद देखिएगा। तो गेहूं के जो हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज थे, सबसे पहले इन्हीं के लिए जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गेहूं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए, एक सेकेंड यहाँ पे सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? जो भी उद्योग धंधों पर जो भी अवरोध या प्रतिबंध, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे सरकार के द्वारा, उनको हटाए जाने को हम क्या कहते हैं? उसको हम लिबराइजेशन या उदारीकरण कहते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो LPG रिफॉर्म आए थे, वैश्विकरण, निजीकरण और उदारीकरण की, जो इसको हम नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं। तो 1991 में जो है हमारे देश में नई आर्थिक नीति आई थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, और उस समय हमारे वित्त मंत्री थे जब नई आर्थिक नीति आई थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। L से मतलब आपका क्या हो जाएगा? उदारीकरण, P से मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और G से मतलब वैश्विकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और किस वर्ष से किस वर्ष तक वह चली थी वह दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1961 से लेके 1966 तक, जो कि गलत है। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था यह था 1974 से 78 तक। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 1974 से 78 तक आपकी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1992 से 97 के मध्य, बिल्कुल सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 2007 से लेकर 2012 के मध्य, यह भी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1951 से लेकर 1956 तक। तो नीचे के आपके तीनों बिल्कुल सुमेलित है, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑपरेशन फ्लड को कब लॉन्च किया गया था? भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। तो आप याद रखिएगा, 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, इंडिया। भारत जो है विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपको बताना है कि भारत में पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था, नेशनलाइजेशन था, यह कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो भारत में बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण था यह 19 जुलाई 1969 को किया गया था। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल इस प्रश्न को आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो यह किसके समय काल में किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तथा एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो उस समय आपकी पंचवर्षीय योजना चल रही थी चौथी वाली। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा साथ जो उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसका समय काल कब से कब तक था? 1969 से लेके 1974 तक। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय काल में ही
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा उस समय प्रधानमंत्री हमारा कौन था, तो इंदिरा गांधी जो है उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंक कौन कौन से थे इनको देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा बस एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, केवल उन्हीं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जमा पूंजी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद वर्तमान में हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है, 12 हैं। आप याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या टोटल 12 है। SBI को मिला के SBI + 11। तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार से टोटल जो है हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो कौन कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान में है इनको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 15 अप्रैल 1980 को दोबारा कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ पे जब दोबारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो दोबारा जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, दोबारा जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है 100% सही हो जाएगा। भारत में बैंकों का बैंक हम किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी फैक्ट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भारत में बैंकों का बैंक हम किसको कहते हैं, RBI को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि RBI की स्थापना कब की गई थी। तो RBI का जो एक्ट था, RBI का जो अधिनियम था 1934 का, RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को, कब, तो 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना की गई थी। तथा RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को जो है RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं RBI के पहले गवर्नर कौन थे, जब RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी उस समय RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। आप याद रखिएगा, सर ऑसबोर्न स्मिथ ये पहले RBI के गवर्नर थे जब पहली बार RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रीयकरण के बाद यानी कि 1 जनवरी 1949 के बाद जो है RBI के गवर्नर कौन बने थे, तो राष्ट्रीयकरण के समय यानी कि 1 जनवरी 1949 को RBI के गवर्नर बने थे सर CD देशमुख। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, CD देशमुख जो है जब RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय RBI के गवर्नर बनाए गए थे। तो इनका भी नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, CD देशमुख। तो इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे RBI से रिलेटेड। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि RBI की स्थापना के लिए किस आयोग ने रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी, तो हिल्टन यंग आयोग। आप याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर ही RBI की स्थापना की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज के इस लेक्चर में उसको आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आपके वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।